हेलो स्टूडेंट्स, आई एम रचना दीक्षित एंड वेलकम टू आरएस ग्रुप ऑफ स्कूल्स। आज के इस वीडियो में हम पढ़ने जा रहे हैं कक्षा 9 से हिंदी व्याकरण में विराम चिन्ह। तो आइए शुरू करते हैं। सबसे पहले जानेंगे विराम चिन्ह किसे कहते हैं। भाषा के लिखित रूप में रुकने अथवा विराम के लिए कुछ संकेत चिन्हों का प्रयोग किया जाता है। इन्हीं चिन्हों को विराम चिन्ह कहते हैं। विराम चिन्हों के प्रयोग से भाषा की अभिव्यक्ति में स्पष्टता आती है और कथन प्रभावपूर्ण बन जाता है। अनेक स्थानों पर देखा गया है कि इसके प्रयोग से बात का अर्थ भी बदल जाता है। जैसे रोको मत जाने दो, और दूसरा इसी को हम बोलेंगे रोको मत जाने दो। विराम चिन्ह कई प्रकार के होते हैं। यहाँ पर हम सबसे पहले पढ़ेंगे पूर्ण विराम। पूर्ण विराम का प्रयोग सरल, मिश्र और संयुक्त सभी प्रकार के वाक्यों के अंत में किया जाता है। सिर्फ दो तरह के वाक्यों में इसका प्रयोग नहीं होता है। पहला है प्रश्न सूचक और दूसरा है विस्मयादि बोधक। उदाहरण के तौर पर मोहन स्कूल जाता है, पूर्ण विराम। मोहन स्कूल जाता है, पूर्ण विराम। और दूसरा है जैसे हमारा पक्का विश्वास है कि भारत आगे बढ़ता जाएगा, पूर्ण विराम। श्याम अपने घर गया, पूर्ण विराम। अगला है अर्ध विराम। अर्ध विराम में अल्प विराम से थोड़ा अधिक तथा पूर्ण विराम से कम समय के लिए ठहरते हैं। ऐसी स्थिति में अर्ध विराम के चिन्ह का प्रयोग करते हैं। कुछ ऐसे उपवाक्य भी होते हैं जिन्हें हम और से न जोड़ करके वहाँ पर हम अर्ध विराम का प्रयोग करते हैं। उदाहरण है मोहनलाल एक सज्जन व्यक्ति हैं, ऐसा उनके मित्र भी मानते हैं। मोहनलाल एक सज्जन व्यक्ति हैं, यहाँ पर और का प्रयोग न करके अर्ध विराम का प्रयोग किया गया है। दूसरा एग्जाम्पल ऐसे देखते हैं एमए अर्ध विराम बीएड। अगला है अल्प विराम। अल्प का शाब्दिक अर्थ होता है थोड़ा। जहाँ वाक्य में थोड़ा रुकना हो या अधिक व्यक्तियों, वस्तुओं आदि को अलग करना हो, वहाँ अल्प विराम होता है। जैसे हमें कई सारे व्यक्तियों को दर्शाना है, कई सारे वस्तुओं को दर्शाना है, तो हम वहाँ पे बार बार और का प्रयोग न करके अल्प विराम का प्रयोग करेंगे। जैसे राम लक्ष्मण भरत शत्रुघ्न 4 भाई थे। किसान अपने खेत में गेहूँ अल्प विराम, जौ अल्प विराम, मक्का अल्प विराम, बाजरा आदि फसल उगाता है। अगला है प्रश्नवाचक चिन्ह। प्रश्नवाचक चिन्ह जहाँ पर कोई किसी प्रकार का प्रश्न किया जाता है, वहाँ पर प्रश्नवाचक चिन्ह का प्रयोग किया जाता है। एक ही वाक्य में कभी कभी 2 या 2 से अधिक प्रश्न पूछे जाते हैं। ऐसी स्थिति में अंतिम प्रश्न के आगे या प्रत्येक प्रश्न में प्रश्नवाचक चिन्ह लगाया जा सकता है। उदाहरण के तौर पर तुम्हारा नाम क्या है, प्रश्नवाचक चिन्ह। दूसरा तुम बाजार क्यों गए, क्या किए, किसके साथ गए, क्या खरीदे, तुम यहाँ क्यों आती हो, प्रश्नवाचक चिन्ह। अगला है विस्मयादि बोधक या जिसको हम कहते हैं संबोधक। संबोधक चिन्ह भी कहते हैं। आश्चर्य का भाव प्रकट करने के लिए इस चिन्ह का प्रयोग किया जाता है। इस चिन्ह का प्रयोग विस्मयादि बोधक अवयवों अथवा जैसे मनोविकार सूचक शब्दों को व्यक्त करने के लिए किया जाता है। मनोविकार शब्द क्या होते हैं, जैसे मन, घृणा, आश्चर्य, भय, करुणा आदि के लिए इन चिन्हों का प्रयोग किया जाता है। जैसे बहुत खुशी होती है तो हम उसको प्रकट करते हैं,
और दुख हुआ तो दुख की तरह उसको प्रकट करते हैं। किसी कठिनाई में है, जैसे प्रभु मेरी नैया पार करो, यानी ये यहाँ पे दुख को प्रकट कर रहा है। वाह, आज बहुत स्मार्ट लग रहे हो, तो यहाँ पर हम किसी की तारीफ कर रहे हैं। अगला है योजक या संबंध चिन्ह। योजक क्या होता है? दो शब्दों में परस्पर संबंध स्पष्ट करने के लिए और उन्हें जोड़कर लिखने के लिए जिस चिन्ह का प्रयोग किया जाता है उसे योजक चिन्ह कहते हैं। हिंदी भाषा में योजक चिन्ह का प्रयोग बहुतायत मात्रा में किया जाता है। इसे विभाजक चिन्ह भी कहते हैं। जैसे इस संसार में सुख, और फिर योजक का चिन्ह लगाएंगे, दुख से परे कोई भी नहीं है। माता पिता, दिन रात, ये सब इसके एग्जाम्पल हैं। अगला है निर्देशक चिन्ह, जिसको हम डैश भी कहते हैं। उद्धरण अथवा व्याख्यात्मक पदों से पहले निर्देशक चिन्ह लगाया जाता है। किसी भी वाक्य में जहाँ अचानक वाक्य का भाव परिवर्तित हो जाता है वहाँ पर निर्देशक चिन्ह लगाते हैं। जैसे कमला ने कहा मैं कल चली जाऊंगी। कमला ने कहा, जैसे कमला ने कहा मैं कल चली जाऊंगी, तो यहाँ पर कहा, जैसे उसने बोला कमला ने कहा, तो यहाँ पर हम आगे डैश लगाएंगे, मैं कल चली जाऊंगी। जैसे अध्यापक ने पूछा डैश भारत के राष्ट्रपति कौन हैं। अगला है अवतरण या उद्धरण चिन्ह। इसमें एकल चिन्ह भी होता है और युगल में भी होता है। किसी के द्वारा कही गई महत्वपूर्ण बात को ज्यों का त्यों मूल रूप में प्रकट करने हेतु अवतरण चिन्ह का प्रयोग करते हैं। किसी बात को सिद्ध करने हेतु, उदाहरण प्रस्तुत करने, किसी की पदवी या उपनाम में भी इस चिन्ह का प्रयोग होता है। उदाहरण के तौर पर सुभाष चंद्र बोस जी का नारा था, ये एग्जैक्ट होता है, इसमें किसी भी तरह का कोई परिवर्तन फिर नहीं कर सकते इस चिन्ह का प्रयोग करने के बाद। तुम मुझे खून दो, मैं तुम्हें आज़ादी दूंगा। तो यहाँ पर युगल रूप में इसका प्रयोग किया गया है। जैसे दूसरे में एकल, जैसे साकेत, साकेत है तो यहाँ पे एकल साकेत, यहाँ पे मतलब एक दिखाया जा रहा है कि ये कोई बुक है या कोई काव्य है। आगे साकेत लिख दिया गया, महाकाव्य है, तो यहाँ पे इसको सिंबलाइज किया जा रहा है। अगला है कोष्ठक। कोष्ठक कई प्रकार के होते हैं। कोष्ठक के भीतर मुख्यतः उस सामग्री को रखा जाता है जो मुख्य वाक्य के अंग होते हुए भी पृथक की जा सकती है। इसमें संज्ञा के 3 भेदों का प्रयोग किया जाता है, जैसे जब व्यक्तिवाचक, जातिवाचक, भाववाचक का विवेचन प्रस्तुत किया जाता जा रहा है। जैसे यहाँ पे अ का उच्चारण बोलना कंठ से होता है, अ का उच्चारण कंठ से होता है, लेकिन यहाँ पे बीच में ये बोलना जिसको हमने ब्रैकेट में कर दिया है, तो अ का उच्चारण बोलना कंठ से होता है। पराक्रमी कौन थे? महावीर। महावीर पराक्रमी थे, लेकिन महावीर कौन, यहाँ पे ब्रैकेट पे कर दिया गया, हनुमान। अगला है हंस पद या त्रुटि विराम। कोई भी वाक्य लिखते समय यदि कोई शब्द छूट जाता है तब से पंक्ति के ऊपर लिखकर उसके मुख्य स्थान के नीचे त्रुटि विराम का चिन्ह लगा देते हैं। जैसे हम एक दिन आपके यहाँ पर आएंगे, लेकिन हम यहाँ पे एक जो है शब्द भूल गए और वो क्या है, दावत, तो हमने नीचे इसका मार्क लगाया और ऊपर लिख दिया दावत। हम एक दिन आपके यहाँ दावत पर आएंगे। अगला है संक्षेप सूचक चिन्ह, जिसको लाघव चिन्ह भी कहते हैं। लाघव चिन्ह का प्रयोग संक्षिप्त रूप लिखने के लिए किया जाता है, मतलब किसी चीज़ का शॉर्ट फॉर्म, पंडित लिखा और इसका सिंबल लगा दिया।
कृपया पृष्ठ उलटिए या कृपया पन्ना उलटिए। तो यहाँ पे क्र का के आगे लाघव का चिन्ह, प लाघव का चिन्ह, उ लाघव का चिन्ह। डॉक्टर पूरा ना लिख के उसके आगे लाघव का चिन्ह लगा देते हैं। थैंक यू।